जी जो मैं बात कर रहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली, ताकि वो जो बच्चे नहीं हैं वो जब दोबारा इसको से लिंक क्लिक करें तो उनको ये लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करूँ मैं कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था एफिशिएंसी का। अब इसमें हम केस ले रहे हैं कि अगर Q2 0 हो जाएगा तब हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो 100% हो जाएगी, क्योंकि 0 Q1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 और इसमें 100%। तो 100% का मतलब क्या है कि Q1 एनर्जी इसको जब हीट रिजर्वायर से लेगा, इसको ऑपरेट करेगा, मैकेनिकली ऑपरेट करेगा, उसको यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, तो कोई भी एनर्जी जो है वो हीट सिंक की तरफ नहीं जाएगी, कोई रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास होगी वो यहाँ पे वो 0 को इक्वल होगी। तो उस वक्त मतलब कि जितनी एनर्जी जिधर वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, मीन इसकी एफिशिएंसी क्या वो 100% है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा होता है, एक आइडियल मशीन की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास जितने भी हीट इंजन वाला है और बात की हुई है पहले भी कि जो भी हमारे पास जो भी सिस्टम होते हैं कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ जो एनर्जी होती है उसकी वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज, जैसे फ्रिक्शन फोर्स में, साउंड में, लाइट की फॉर्म में वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है, तो हमें 100% एफिशिएंसी की मशीन नहीं मिलती। तो इसलिए हम एक आइडियल मशीन की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास जो मशीन होती है वो हमारे पास ऐसा नहीं होता, वो हमेशा लेस देन 1 होती है एफिशिएंसी, या 100% नहीं होती, 100% से लेस होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हीट इंजन का। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाकी हम की जो आगे जो टॉपिक हैं उसकी तरफ चलते हैं। जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जी अस्सलाम वालेकुम। शुजा क्या बात है? जी बेटा सर ये पेपर हमने ले लिया उनसे सुधारी बुक डिपो से, इसका पता नहीं चल रहा, सिर्फ उन्होंने एक ही शीट दी है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, बस ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपने कहा नहीं। तो बेटा इसकी फोटोकॉपी करवा लो ना। सर जी ठीक है, कैसे फोटोकॉपी कराएंगे? ये तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है बस। वो बेटा अब मैंने वो अभी यहाँ पे भी क्लास में मैं बात कर रहा था बच्चों से कि आपकी जो ये सर बाहर गेट के आगे 2 मिनट नहीं बेटा, मैं अभी दूसरी मेरी क्लास हो रही है ना आप लोगों की, सोच रहे कि आप लोग बाइक कर रहे हो तो यहाँ ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा तो बेटा अभी मैंने अभी अब आपने इस तरीके से करना है कि इनकी जो 2 और 3 की इनकी आपने जो 2 वाली है इसकी अलग फोटोकॉपी करवा लें आगे पीछे करवा के, और जो आपके ऑब्जेक्टिव होगा वो आपने इसी के उसके मुताबिक जो करना है उसी रेंज में करना है। ठीक है, अब इसमें 2, 3, 2 या 1 पे ना रहे, आप उस पर हैं कि आपने जो भी आपका शॉर्ट पर्सन है आपने उसको उसी ही मेथड में लिखना है। उन्होंने शीट दी हुई है 2 और 3, इसको दोबारा कर आके इसके में पेस्ट कर देना है, नहीं वो जो फोटोकॉपी करवा दो। हाँ जी, वो जो एक है जिसमें 2 पार्ट किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 लिखा हुआ है, उसकी अलग करवा लें, और एक जो पूरी शीट वाली है उसकी अलग करवाएं, और जो 2 सेक्शन वाली है उसको बेटा आप ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर लें, ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर लें, और जो पूरी कंप्लीट शीट है जिसमें कोई नहीं लिखा हुआ उसको सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर लें। ओके सर, ठीक है, चलिए जी आप एक बंदा को ये भी कंफर्म हो गया कि वो उनके पास ही है, अभी मेरी रिकॉर्डिंग के दरमियान में आगे बढ़ गई। चलिए इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जो बेटा मैंने उसको बताई, शुजा को बताइए, आई थिंक वो आपको भी क्लियर हो गई होगी कि आपने करना क्या है। क्या वो जो सिंगल वाली शीट है जिसमें 2 पार्ट वाली हैं, इनकी अलग अलग आप प्रिंट करवा लें और इनको यूज़ करें
एज ऑब्जेक्टिव के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर जो उसका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ, लाइन लिखी हुई है, पूरी जो शीट है उसकी अलग फोटो कॉपी करा के बेशक आगे पीछे करवा लें और उनको आप सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे करते चले जाए। ठीक है, जो भी अब इसकी नंबरिंग पे ना रही है, ठीक है, वो बताया था आपको कि बोर्ड में आप दूसरा करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो कर रहे हैं आप इसकी नंबरिंग पे ना रहे, शॉर्ट क्वेश्चन का जो भी पार्ट है इनको करते चले जाएं और उसी रीजन इसकी जो स्पेस है उसके दरम्यान में करते रहें, जितनी मर्जी आपकी शीट इस्तेमाल कर लें और इस तरह इनको भी आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके मुताबिक आप इस्तेमाल कर लें। हालांकि इसकी मेरे ख्याल क्वेश्चन की 3 या 4 इसकी शीट्स होती है मैक्सिमम एक क्वेश्चन की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश करें आप इसको 4 शीट के अंदर अंदर ही आपको पूरा सब क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें। अगर आपके पास अगर नेट पे अगर आप जाएँ तो उसमें जो इसकी जो फोटो कॉपी उसकी जो PDF फॉर्मेट में दिया हुआ है उसमें हर क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसकी शीट आई थिंक 4 शीट रखी हुई है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जी, जब हमने बात की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट वाज एन इक्वल स्टेटमेंट कि वो हमें बताता है कि जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल है और कि हमारे पास एनर्जी जितनी एनर्जी को अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू दिस इंटरनल एनर्जी और इसका वर्क डन के इक्वल है। जो फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि वो इनकी इक्वलेंसी के बारे में बताता है कि जितनी एनर्जी हम किसी सिस्टम को देंगे वो एनर्जी क्या है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी और उसके जो वर्क डन है उसके इक्वल होगी। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट हमें ये नहीं बताता कि हमें ये जो एनर्जीज है इसका हम यूजफुल वर्क कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी कि एनर्जी को वर्क डन में किसी वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें बता रहा, ये नहीं उसमें बताया जा रहा है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि हम किसी एनर्जी से हम यूजफुल वर्क हम कैसे कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट है, काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं, उनसे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम लिए हैं, बाकी जो वो और डिफरेंट स्टेटमेंट है उनका बयान करने का मकसद ये है कि वो कॉन्सेप्ट यही दे रहे हैं कि हीट हमने एनर्जी को यूजफुल वर्क में कैसे कन्वर्ट करना है और क्या होगा वो तरीक़ाकार है। अब उसकी स्टेटमेंट को डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब किया गया है, किसी ने दाईं तरफ से एक्सप्लेन किया, किसी ने बाईं तरफ से किया, तो डिफरेंट एंगल से उसको एक्सप्लेन करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी स्टेटमेंट दी गई है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 2 स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, उनमें एक जो है वो आपके 367 पेज पे है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट जो आपने केल्विन स्केल जिसने आपको दिया था जो साइंटिफिक टेम्परेचर स्केल है उसकी स्टेटमेंट है, और एक है जी रोडोफ क्लॉशियस स्टेटमेंट करते हैं जी। अब स्टेटमेंट क्या पढ़ने में हमें लगा वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन असल में वो एक ही चीज़ को हमें बता रही है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की रही है। चलिए इसकी बारी बारी स्टेटमेंट मैं रीड कर लेता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसका क्या मतलब है, और फिर हम अगला टॉपिक है अगर वो टाइम हुआ तो इसको इसकी तरफ चलेंगे जी। स्टेटमेंट कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली in a cycle which takes heat from a heat source at high temperature and perform an equal amount of work without rejecting any heat to a heat sink at low temperature। ये कह रहा है इसकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कोई एक ऐसा हीट इंजन बनाएं क्या करे जो ऑपरेट करे कंटिन्यूसली इन अ साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक हमें पता क्या मतलब है कि एक जो है कि एक उसको एनर्जी मिले, एक प्रोसेस चले और जब बार बार अपनी इनिशियल स्टेट पे बार बार आ जाए, एक लूप में चले, स्टेटमेंट चले, उसकी एनर्जी चेंज आती चले जाए, स्टेट वेरिएबल चेंज होते चले जाए और एक खास टाइम के बाद दोबारा अपनी इनिशियल वाली पोजीशन पे वापस आ जाए, तो इसको हम एक साइकिल का प्रोसेस कहते हैं। तो क्या रहे वो एक साइकिल में एक इंजन प्रोसेसर चलता चला जाए, वर्क करता रहे, और क्या करे कि जब वो एक हाइट रिजर्वायर से है उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करे, ह्यूमन एनर्जी अब्जॉर्ब करे और उसको हीट उसको काम करता चला जाए, उससे काम करता चला जाए और उसकी टोटल जितनी एनर्जी उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता चला जाए, और जो Q2 एनर्जी जो लो रिजर्वायर है, लो टेम्परेचर
रिजर्वायर है उसकी तरफ कोई एनर्जी ट्रांसफर ना करे, ये जो केस हमने लिखा हुआ है, यानी कि Q2 एनर्जी को रिजेक्ट करे ना, जितनी एनर्जी मिले वो सारी को क्या करे, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे और कोई एनर्जी रिजेक्ट ना करे, और ये एक साइकिल प्रोसेस में चलता चल जाए। मीन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे, यूजफुल काम करे और वापस अपनी निश्चित रेट में आ जाए। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंजन हम बना नहीं सकते, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो हीट या सिंक जो आपके पास सोर्स है, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, उसके बगैर यानी उसको हम इस्तेमाल ना करें और जितने काम है वो इसी तरह करते चलें, उसको उसका स्टेटमेंट है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा केस का ऑर्डर हमारे पास ये वही वाला केस हो जाए जब हमने यहाँ पे किया था कि एफिशिएंसी हमने डिफाइन की थी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 पे लिया था। इसका मतलब है कि जब कि अब आप इस सिस्टम में नहीं लेंगे तो Q2 हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मीन 100% हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम ऐसा मशीन ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते कि जिसकी एफिशिएंसी क्या हो वो 100% हो। ठीक है, इसका मतलब है इसकी एफिशिएंसी 100% ना हो। कहने का मतलब ये है कि अब जो भी इंजन होगा वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ यूजफुल वर्क डन करेगा और बाकी जो एनर्जी वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। मीन यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन, डूइंग वर्क डन, सम वर्क और रिजेक्शन ऑफ हीट, ये दोनों ये सारा प्रोसेस लाजमी है। अगर हम इसमें अगर रिजेक्शन ऑफ हीट एनर्जी को ख़त्म कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ये वो हमारे पास हीट इंजन नहीं होगा। ठीक है, ये इंजन हैविंग एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट एक ही है। और रेडॉल्फ ये क्लॉशियल स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो काम की मीन कि हम क्या करें कि ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, T2 टेम्परेचर पे है, ये हमारे पास क्या हाई टेम्परेचर पे है। अब करें हम कोई ऐसा इंजन कोई बनाए, ठीक है, यहाँ तक मैकेनिज्म है, यहाँ हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या करें कि अब असल में हमारे पास जो लॉ थर्मोडायनामिक की जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जब हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर उन्हें कनेक्ट करते हैं, ये एक हाई टेम्परेचर पे है T1 पे, ये हमारे पास क्या हो T2 पे है लो टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो जो हमने पढ़ा हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम के मुताबिक ये क्या करेगी, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये सिस्टम रहा है कि हीट रिजर्वायर को हाई रिजर्वायर को इससे कनेक्ट करते हैं लो रिजर्वायर, तो हमारा पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबिलिटी कि हीट क्या करेगी, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मीन हीट सोर्स से हीट सिंक की तरफ ट्रैवल करने चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम क्या करना चाहिए, इसको प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, ये प्रोसेस क्या है वो रिवर्स हो जाए, तो हीट क्या करे, दैट विल फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसका अगर रिवर्स प्रोसेस करें, हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी लो हीट रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ फ्लो करें, तो ये खुद बहुत ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये खुद बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता कि इट इज पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट मूवमेंट। अब मीन कि हम ये खुद बहुत नहीं हो सकती, इसके लिए हमें करने में क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क। तो वो अब वो जो कह रहा है कि हमारे पास ये कोई काम किए बगैर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा हमें। तो ये भी हमारे पास क्या, ये इसकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक स्टेटमेंट है जो जिसको हम डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब करते हैं। वो ये चीज़ है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कैसे कन्वर्ट होगी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि अगर हम इसको कि डायरेक्टली अगर हम रिवर्स समझाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली होगी, बल्कि ये क्या करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म
मैकेनिकल वे अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा वो इस रिवर्स प्रोसेस में जाए, रिवर्स वे में जाए तो क्या करें, लो टेम्परेचर से हीट को क्या करें ट्रांसफर करें टुवर्ड द हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो ये खुद को हम नहीं होगा, बल्कि हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल वे हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसकी सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ट्रीटमेंट है। ठीक जी, एनी क्वेश्चन? तो आपके दोनों बता दें, दोनों क्या है वो एक ही चीज़ को बता रही हैं, लेकिन वो एक एंगल से डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसको दूसरे एंगल से डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन जब इनको हम प्रैक्टिकली और एनालिटिकली इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें वो एक ही तरह की ये स्टेटमेंट नजर आती है, एक ही चीज़ को डिस्कस करते हुए नजर आती है। तो इसलिए इन्हें हम इक्वल्स देते हैं कि ये भी इसकी स्टेटमेंट है, ये उसकी जो है रेड कैल्विन जो लॉर्ड कैल्विन की स्टेटमेंट भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है, और जो क्लॉसियस की स्टेटमेंट है वो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सप्लेन इन एन अदर वे। ठीक है, एक ने कान को सीधा पकड़ा, दूसरे कान को तरफ घुमा के पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन बात वही कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसका थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। जी, कोई क्वेश्चन बेटा है तो आप पूछें। अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसकी मैं मैथमेटिकली नहीं दूंगा, इसको थोड़ा सा हमको ग्राफिकली इसको डिस्कस करूँगा, तो वो बड़ा काफ़ी ज़रा और उसको देखना है, यानी कॉर्नर हीट इंजन। ठीक है, उसको देखिएगा बड़े बहुत से ग्राफिकली भी और थोड़ी देखेंगे, क्योंकि हम जितना प्रोसेस पढ़े हैं, जितने आपके थर्मल प्रोसेस पर पढ़े वो उसको वो यहाँ पे यूज होगा आपके पास। ठीक है, स्टैटिकली डिस्कस करेंगे, इसका जो मैथमेटिकल जो टर्म है वो हम आगे इसको ले लेंगे। ये हमारे पास है कॉर्नर हीट इंजन। कॉर्नर हीट इंजन ये हमारे पास क्या था, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट इंजीनियर था, वो जाहिर बात है वो उसका मैकेनिकल इंजीनियर था, वो आज से मिलिट्री वगैरह में उनकी जो है उनकी जो आर्मी में वहाँ पे जब वो इंजीनियर था, तो वो उसने जाहिर बात वो साइंस की रेवोल्यूशन का टाइम था, ये आई थिंक कितना 1800 की ये टाइम है। अच्छा, मैं ठीक, तो उस वक्त ये दौर था का जो रेवोल्यूशन का दौर था, उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफरेंट किस्म की मशीनरी वगैरह बन रही थी, तो उस रेवोल्यूशन का दौर था वहाँ पे। तो उस वक्त जो मशीनरी बनाई जाती थी उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, बहुत इसमें एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होते थे। तो उस वक्त होता था कि किसी भी तरीके से हम इस एनर्जी लॉसेस को कम कर सकें और हम कोई ऐसी मशीन या इंजन डेवलप करें जिसकी एफिशिएंसी क्या वो मैक्सिमम हो, 100% ना हो, लेकिन क्या वो मैक्सिमम हो, क्योंकि 100% तो पॉसिबल नहीं है, हीट लॉसेस तो उसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो अब उसने भी जो कार्नोट है उसने भी फिर एक कंसिडरेशन की, उसने फिर एक आइडिया दिया कि ये कोई भी ऐसा इंजन जो इस प्रोसेस को फॉलो करे, ये इस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करे। ठीक है जी, उसने अपना एक प्रोसेस ड्राइव किया, उसने कहा कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करेगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, वो मैक्सिमम होगी जो इस साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करे। अब वो साइक्लिक प्रोसेस था उसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल कहते हैं। ठीक है, जो उसने उस साइकिल को सबसे पहले प्रेजेंट किया था, तो उसी के नाम से इसको कार्नोट हीट साइकिल कहते हैं, उसको जो प्रोसेस है साइकिल प्रोसेस से कहते हैं। अब वो क्या होता है वो हम डिस्कस करें। और उसने कहा जी कि कोई भी इंजन है, किसी भी इंजन की जो स्टेटमेंट दी कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल से ज़्यादा नहीं होगी, मैं उसकी इक्वल होगी या उससे लेस होगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, अब वो साइकिल क्या है वो साइकिल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दैट इज और ओवरली हमने जो एक साइक्लिक प्रोसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं इसके इंजन के, वो क्या देयर आर सम स्टेट चेंजेस होती हैं कि एक सिस्टम है कि एक स्टेट के ऊपर है, उसकी हम स्टेट को चेंज करते हैं, फिर दूसरी चेंज करते हैं, और वो क्या होती है इस चेंजेस को लाते लाते हम क्या करते हैं उस सिस्टम को दोबारा उसकी इस इनिशियल स्टेट पे लेके आते हैं। तो वो जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज आती है उससे हम क्या कहते हैं उसको वो प्रोसेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं उसको प्रोसेस हम कहते हैं। अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से हैं, तो 4 प्रोसेस डिस्कस किए गए, आइसोबैरिक, आइसोकोहेरेंट, आइसोथर्मल
और एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस है जो हम डिस्कस किए हैं कि एक स्टेट कोई भी इंजन है, कोई भी सिस्टम है, वो इन 4 में से किसी एक प्रोसेस के थ्रू उसमें हम उसको चेंज और स्टेट को ला सकते हैं। ठीक है, तो उसने डिफाइन किया है उसके जो प्रोसेस है उसके 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, जरूरी 4 प्रोसेस हैं। उसने कहा है कि ये एक इंजन जो है वो एक हीट इंजन है, अगर वो इन 4 प्रोसेस पे चलता हुआ साइकिल प्रोसेस में चलेगा उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो हमारे पास जो मैक्सिमम होगी। उसमें हम कहते हैं कि 2 आइसोथर्मल हैं और 2 एडियाबैटिक है। 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है। वो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक को नहीं ले रहे, वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को ले रहे हैं। और उसमें क्या जी 2 एक्सपेंशंस हैं और 2 कंप्रेशंस हैं। ठीक है, 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये क्या हम डिस्कस करते हैं वो कैसे है, वो इस तरीके से कहता है डायग्राम और ग्राफिकली वो इस तरीके से कहता है कि लेट्स से हम ग्राफ में कोई भी सिस्टम है, एक इंजन ए स्टेट के ऊपर है और यहाँ पे इसकी जो स्टेट वेरिएबल है वो कितना हो, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक, अब वो कह रहा जी कि हम क्या करते हैं कि इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट कंसेप्ट है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो बाकी का प्रेशर और वॉल्यूम वो दोनों चेंज होंगे। लेकिन एक्सपेंशन है तो मीन क्या करेगा, वो सिस्टम एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए होगी सिस्टम को, तो क्या करेंगे कि जब एक्सपेंशन करेगा तो इसको क्या होगा, लेट्स से जब कोई सिस्टम है उसको जब एक्सपैंड करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर कम होगा और उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम कहते हैं ये स्टेट क्या है कि ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास प्रेशर है। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर का डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम का क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये क्या स्टेट आती है कि ये स्टेट से होगी यहाँ क्या आएगा, इस पोजीशन पे आ जाता है कि प्रेशर का डिक्रीज और वॉल्यूम का क्या है वो इस पोजीशन से यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्टेट आ गई वो P2 V2 और T टाइम्स का क्या है टेम्परेचर का क्या वो कांस्टेंट है। और ये कौन सा हमारे पास है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और इसके बाद इसने कुछ एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब की। ठीक है बेटा, थोड़ा सा अगर टाइम हो तो दोबारा आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये मैं सिर्फ ये इसकी ग्राफ को डिस्कस करूँगा मैथमेटिक्स लेवल पे। ठीक, फर्स्ट का प्रोसेस अगर जरूर पड़े तो ठीक क्यों बोलते हो। अब उसके बाद कहते हैं कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद फिर कहते हैं कि सेकंड स्टेप इसका प्रोसेस क्या है, चेंज क्या है कि इसका कि हम इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मीन हम क्या करते हैं इसका प्रेशर मजीद कम करते हैं, प्रेशर इसका मजीद कम करते हैं, प्रेशर मजीद कम होगा उसका जब प्रेशर मजीद कम करेंगे तो वॉल्यूम और एक्सपैंड करेगा। लेकिन होगा क्या, इसमें कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, हीट एनर्जी क्या होगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा वो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा और प्रेशर भी और वॉल्यूम भी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या बनेगा, इस पॉइंट में एक पॉइंट ये बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आएगा, इसका प्रेशर P2 और P3 वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, ये एडियाबैटिक कोई एनर्जी नहीं है। अब इंटरनल एनर्जी के थ्रू क्या करेगा वो एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा उसका, वो डिक्रीज होगा। और जब अपनी ही इंटरनल एनर्जी पे जब एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर T2 भी आ जाएगा। ये आ गया इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। मेन हम क्या करते हैं आइसोथर्मल का कंप्रेशन करते हैं, मेन इसका अपन इसको क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे लेकिन इस तरीके से करना है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं होगा। तो क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर हमारे पास आएगा उसे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जाएगा वो P4 V4 और T2 ही रहेगा। प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ को प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर हमारे पास क्या वो कांस्टेंट है। तो इसे हम कहते हैं
आइसोथर्मल कंप्रेशन, थर्मल कंप्रेशन। जब कंप्रेशन करेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर के टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो देर इज चांस कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, उसकी जो जितनी एनर्जी है वो क्या करते हैं, हम उसको क्या उसको रिलीज करते हैं, इसी के रिलीज करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या हो जाए वो कांस्टेंट रहे जितना उसमें था। तो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी, इसमें Q2 एनर्जी क्या होगी वो आउट होगी, इसमें एनर्जी इन होगी और इस प्रोसेस में Q2 एनर्जी हमारे पास क्या होगी वो रिलीज होगी। उसके बाद फिर तीसरा प्रोसेस हमारे पास चौथा क्या होगा वो एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कि भाई अब यहाँ पे आकर हमने क्या करना है, इसकी इसको एनर्जी इसकी चेंजिंग हमने क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, इस तरह कंप्रेस करेंगे कि इसका में कोई भी एनर्जी ना इन हो ना आउट हो एडियाबैटिकली। तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से करना है, उसको इतना कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद उसकी जो स्टेट है वापस P1 स्टेट पे आ जाए, यानी कि उसका वॉल्यूम प्रेशर का जो स्टेट में आ जाए। तो वो टेम्परेचर क्या है, और आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। जब कंप्रेशन होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी, वो टेम्परेचर क्या करेगा, वो चेंज होगा, वो टेम्परेचर माइनस पर जाएगा, डिग्री हो जाएगा टू T1 पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सेकंड प्रोसेस हो गया इसमें ये। और इस अगर मतलब कहने का इस दौरान ये जो स्टेट अगर प्रोसेसर चलता